वजीरिस्तान के सरहदी इलाके घारियों में सिक्योरिटी फोर्सेज की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशत गर्दों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबीह और सिपाही नवीद शहीद, 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया। ISPR। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्ताल अंगेजियां जारी। हाजी पीर और बेदोरी सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग, 13 साला लड़की शहीद जबकि उसकी मां और 12 साला लड़का शदीद जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। 20 जून को LOC पर भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद और 2 जख्मी हुए। भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वजीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। BJP सरकार बेपनाह दबाव में है। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश रियासत बन गया है। मोदी बदतरीन माशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जोई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पसपाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई, हमें ये जानने की जरूरत है कि वादिये गालान में क्या हुआ। भारतीय सहाफी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुला खत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को पुजवालपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले एक अजीम स्पोर्ट्समैन थे। वो मादी नजरियात से बाला और इंसान की तकलीफ के मकसद को समझते थे। मोहम्मद अली की ताकत और हिम्मत की पूरी दुनिया आज भी मोतरिफ है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 अफराद जाँ बहक, 63,892 अफराद सेहतियाब। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में हुकूमती टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। जुलाई के आखिर तक 2,100 से जायद ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा करेंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर। कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क जरूरी करार। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना से वफात पाने वाले 72% अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 900 टीमें शरीक। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी कराची में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता कई रोज से निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। अल्लामा तालिब जौहरी ने तवील अरसे तक PTV पर शाम गरीबा की मजलिस भी पढ़ी। वजीर आजम इमरान खान का अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 90,30,000 से तजावुज कर गई। 4,69,000 अमवात, 43,95,000 सेहतियाब। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 23,44,000, ब्राजील में 10,73,000, रूस में 5,85,000 और भारत में 4,26,000 से ज्यादा हो गई। अमरीका में 1,22,000 और ब्राजील में 50,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए।
اور اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں 1 دن کی توسیع کر دی۔ مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں مناظر حسین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ کاف سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے، گلگت بلتستان یہی ہے۔ جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے، جس میں حیرت کی لو دمکے۔ ٹھنڈے چشمے، میٹھی جھیلیں، شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں، پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے۔ دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں، اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں۔ دریا گاتے، شور مچاتے، چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر، چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں۔ خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے۔ تیز ہواؤں اور پہاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وادی میں التت اور بلتت صدیوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ کتنے ہی خوش رنگ مذاہب کے گہوارے، خانقاہوں کی یہ مینارے بنے ہوئے آج بھی امن اور پیار کے دوارے۔ گلگت بلتستان بڑا معصوم جہاں ہے۔ اونچے عالیشان پہاڑوں کی یہ دھرتی برف کی ماں ہے۔ اس سے برف جنم لیتی ہے، جس کی پراسرار سفیدی کے جلووں سے چاند ستارے زو لیتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کچھ نیچے خوبانی اور چیری پیڑوں پر کھلتی ہے، شہد بھری اور نرم رسیلی، ہر راہگیر کو للچاتی ہے۔ کھیلوں اور میلوں سے پر ہے جیبی کی مہمان نوازی، کہیں کوئی جیپوں کی ریلی، کہیں کوئی پولو کی بازی۔ سرد پہاڑوں کے دامن میں ریت کا گھر، اور میلوں پھیلے صحراؤں کی ٹھنڈی چادر۔ شہرائے ریشم ہے جیسے ایک عجوبہ جس کو ہر ہر دیکھنے والا حیرت کے ساگر میں ڈوبا۔ سرخ سنہری پیڑوں کی معصوم قطاریں یہاں خزاں بھی دکھلاتی ہے ایسے ہی خوش رنگ بہاریں۔ آسمان سے باتیں کرتی ہر چوٹی اور برف میں لپٹی کیٹو پورے گلگت بلتستان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے،
یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ مارننگ، السلام علیکم، آداب آداب آداب، کہیے جناب کیا حال چال ہے؟ رائزنگ پاکستان کو رائزنگ پاکستان میں ہم کہیں گے ویلکم ویلکم ویلکم۔ آج بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے رائزنگ پاکستان میں۔ آج میرے کلاس فیلو احمد ہمیں سب سے پہلے تو لے کے جائیں گے ایجپٹ۔ تیاری پکڑ لیں، سب ٹکٹ شکٹ سامان باندھ لیں۔ اولڈ ایجپشن سویلائزیشن کی کچھ سیر ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ احمد کتنی زبردست تیاری کر کے آتے ہیں، ان کا سیگمنٹ فل آف انفارمیشن ہوتا ہے، تو سب بچے بڑے تیار ہو جائیں ایجپٹ جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آج کے رائزنگ پاکستان میں ریبیکا میرے ساتھ ہوں گی اور آپ کو پتا ہے ریبیکا گڈ نیوز سجا کے لاتی ہیں۔ ٹرینر کاشف ہوں گے اور ٹرینر کاشف کے ٹپس کے بغیر تو ہیلدی اور فٹ باڈی ہو ہی نہیں سکتی۔ یو کانٹ امیجن کہ ان کے ٹپس کے بغیر ہم کیسے ویٹ لاس، انرجی، فٹنس، ان چیزوں کو انشور کر سکیں۔ تو سب تیار ہو جائیں، آل دی جم لورز اینڈ جم گوئرز۔ ٹرینر کاشف بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے اینڈ آف کورس آج کا دن ہوتا ہے نتاشا حمیرہ اعجاز کے لیے۔ آج نتاشا کوئی کوئز کھیلنے لگی ہیں میوزک کے حوالے سے۔ تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو میوزک کے بارے میں بہت علم ہے، نہ اس کی گائکی کے انداز کے بارے میں نہیں لیکن میوزک ہسٹری کے بارے میں، تو وہ تیار ہو جائیں، آپ سے مزے کا ایک کوئز ہے اور مجھے لگتا ہے کچھ ٹریپ میرے لیے بھی نتاشا لے کے آ رہی ہیں۔ اینی وے نتاشا کا سیگمنٹ ہوگا اینڈ آف کورس ہم آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں فائزہ سے، فائزہ شاہ، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کا بہت پرانا رشتہ، ہمارے بہت اچھے سیٹ ڈیزائنرز میں سے، لیکن اب یہ پھر ملک چھوڑ کے چلی گئی، امریکہ میں ہوتی ہیں۔ بٹ شی از این آرٹسٹ، شی از اے ڈیزائنر، انٹیریئرز کے حوالے سے ان کا بہت ایکسپیرینس ہے۔ تو ہم نے سوچا پاکستان آئی ہوئی تھی، ہم نے سوچا فائزہ کو بلوائیں اور ان سے ذرا بات کریں کہ اس وقت انٹرنیشنلی کلرز، کمبینیشنز، انٹیریئرز، اس حوالے سے کیا چیزیں ان ہیں ویسٹ میں اور پاکستان میں کیا کیا سین چل رہا ہے۔ خاص طور پہ کچھ سیٹس کی بھی بات کریں گے۔ اس وقت ٹی وی شوز کے اندر سیٹس کہتے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہم فائزہ کا پروفیشنل اوپینین استعمال سے ملیں گے۔ تو یہ ہے سب آج کے رائزنگ پاکستان میں ہمارے پاس۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد تیاری پکڑتے ہیں اور احمد کے ساتھ چلتے ہیں ایجپٹ۔ روشن صبح، کندن شامیں، چندن راتیں، آؤ کریں جادوئی بلوچستان کی باتیں، بوزی اور بولان کی باتیں، نوشکی اور مکران کی باتیں۔ یہ ہے ایک انوکھی دھرتی جس میں صحرا اور سمندر اور پہاڑ گلے ملتے ہیں۔ اس خطے میں سفر کریں تو چلتن اور ہنگول کے خد و خال ملیں گے، مارخور اور چمکیلے اڑیال ملیں گے۔
नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले, अपनी रीत रिवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले, इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रख़ेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। और माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे, इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं सुबह सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के स्टेज पे। मेरे साथ मौजूद है मेरे क्लास फेलो अहमद। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक ठाक। इजिप्ट चले? जी इजिप्ट। अच्छा चलो, सीट बेल्ट बांध लें। चलो जी, सीट बेल्ट बांध ली हमने और अब हम इजिप्ट की फ्लाइट के लिए तैयार हैं। बताओ जी क्या सीन है? आज मेरा जो टॉपिक है वो इजिप्ट से रिलेटेड है। इजिप्ट को जो रूल करते थे वो फेरोज होते थे। फेरोज, एंशिएंट और रिलीजियस लीडर्स होते थे। ओके। आपको तो पता ही होगा क्योंकि हर सिविलाइजेशन जो थी किसी ना किसी रिवर के करीब रहती थी। इस वजह से क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनको फर्टाइल सॉइल की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इंडस रिवर के करीब इस्टेब्लिश हुई। मेसोपोटामिया जो था वो रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स के करीब इस्टेब्लिश हुआ। इसी तरह एंशिएंट इजिप्ट रिवर नाइल के करीब इस्टेब्लिश हुआ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, दरियाए नील के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो की थी। बिल्कुल ठीक। अब क्योंकि उनको रिवर नाइल से उनको फ्रेश वाटर मिलता था, वो सेल भी कर सकते थे, ट्रैवलिंग भी कर सकते थे, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो उनको फर्टाइल सॉइल मिलती थी टू ग्रो देयर क्रॉप्स। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम साथ साथ स्लाइड्स पे भी ये रिवर नाइल को देख रहे हैं और इसके इर्द गिर्द ये सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो की थी। जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब एंशिएंट इजिप्ट ने एक लैंग्वेज डेवलप की, हीरोग्लिफ्स।
ہیروگلفس زیادہ سمبلس تھے, سمبل لینگویج تھی. اچھا. تو یہ پیرامڈس کو بھی ڈیکوریٹنگ میں یوز کیے جاتے تھے کیونکہ پیرامڈس میں جب کوئی ہسٹری لکھنی پڑتی تھی تب. اب ہیروگلفس جو تھی بہت مشکل تھی لکھنا, بہت لینتھی پروسیس تھا کیونکہ وہ ڈرا کیا جاتا تھا اور بہت مشکل تھا ڈرا. اب یہ پتہ نہیں کیا سلائڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہے نا, تو صرف چڑیا طوطے نظر آ رہے ہیں. ایگریکلچرسٹ نا ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے شروع میں. اوکے. لیکن ایک انہوں نے نیو لینگویج بنائی, ڈوموٹک. کیونکہ ہیروگلفس بہت مشکل لینگویج تھی لکھنا, تو انہوں نے نیو لینگویج ڈوموٹک اسٹیبلش کی. اب ہیروگلفس تب تک نہیں ریڈ کر پائے جب تک روزیٹا اسٹون نے ڈسکور ہوئی. روزیٹا اسٹون پہ وہی واقعات, وہی قصے ڈوموٹک لینگویج میں لکھی ہوئی تھی. دس ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیروگلفس. ایگزیکٹلی. اب یہ روزیٹا اسٹون کا ایک امیج احمد ہمارے لیے لے کر آئے ہیں. واو, کتنا انٹریکیٹ کام ہے اور کتنا مشکل ہوگا ہے نا اس وقت. اب تو ہم اسمارٹ فون اٹھاتے ہیں اور ٹک 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 ہے نا. یو آر لوکنگ نائس. نو یو کمنگ ٹونائٹ. نو 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 نو, آئی ہیو مائی پیپر ٹمارو, لیٹس میٹ آن فرائیڈے. اوکے بائے. فوراً سے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. لیکن ان کے پاس تو والز وغیرہ پہ لکھنا پڑتا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا جی, اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب اینشنٹ ایجپٹ نے ڈیسیمل نمبر سسٹم ایجاد کی. اچھا. اس میں 7 ڈفرنٹ ٹائپس آف نمبرز تھے. پہلا سنگل اسٹروک, اوکے, وہ جو 1 کہتے تھے جن کو. دوسرا 10 جس کو وہ ایک یو فارم میں ہوتا تھا. ہاں بالکل, وہ میں دیکھ رہا ہوں جو یو ہے اس کا مطلب ہے 10. اور تیسرا 1000 کو لوٹس کہتے تھے. اوکے. چوتھا فنگر کی ویلیو 10,000 ہوتی تھی. اچھا. اس سے آگے 100,000 جو ایک فراگ تھا. اوکے. اور 1 ملین جو ایک گاڈ ہے وتھ ریزڈ آرمز. اس طرح انہوں نے ڈفرنٹ ویلیوز رکھی ہوئی تھی ہر چیز. ایگزیکٹلی. لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ فراگ ہی کیوں ہے, وہ کروکوڈائل کیوں نہیں ہے, یا وہ کیٹ کیوں نہیں ہے, ہے نا. یہ بھی بڑی کوئی انٹرسٹنگ ریسرچ ہوگی کہ یہ سمبلس بھی کوئی وجہ ہوگی, کوئی لنک ہوگا, تبھی ان سمبلس کو وہ ایک فارم کی گئی. ویری انٹرسٹنگ. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اگلی سلائڈ کیا ہے ہماری؟ دس از گاڈ ہارس. اوکے. اور اینشنٹ ایجپٹ بہت سے گاڈس کو ورشپ کرتے تھے, گاڈس اور گاڈسز بہت زیادہ تھے. اوکے. ہارس واز دا گاڈ آف ریورز. دیکھیے, اب ان کو بارش کی دعا مانگنی ہوتی تھی, وہ کسی گاڈ یا کسی ٹیمپل کے پاس جاتے تھے. ان کو اپنی فصل کی بہتری کے لیے دعا کرنی پڑتی تھی, وہ کہیں جاتے تھے, تو ان کے پاس ہر چیز کے لیے ڈفرنٹ گاڈز ہوتے تھے. اوکے. یعنی کہ فصل کی بہتری کے لیے الگ گاڈ ہے, پانی کے لیے الگ گاڈ ہے, اسی طرح جو بھی ضروریات تھیں ہر ضرورت کے لیے الگ خدا تھا جس کے پاس وہ رجوع کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. انٹرسٹنگ. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ اب یہ اسپکس دا میتھیکل کریچر ہے. یہ جو تھا اس کے پاس ایک اینیمل باڈی ہے اور ہیومن ہیڈ. یہ جو ہوتا تھا یہ زیادہ سے زیادہ تر ٹیمپلز کی پروٹیکشن کے لیے یوز ہوتا تھا. اچھا. جیسے میں نے بتایا بہت سے گاڈس کو ورشپ کرتے تھے, تو یہ مانتے تھے کہ دس گاڈ ہیز دا موسٹ پاور. اوکے. تاکہ جب کوئی چور چوری کرنا چاہے ٹیمپل سے تو یہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا. ہاں, یعنی ٹیمپلز کی حفاظت کے لیے بھی الگ سے گاڈ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کے اوپر قرض ڈال دے گا. اوکے. اگر وہاں سے کوئی چوری کرنے لگے. انٹرسٹنگ. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ اب یہ ممیفیکیشن ہے. جب فیروز کو ڈیڈ ہو جاتے تھے تو ان کو ایک پروسیس یوز کیا جاتا تھا, آرٹ آف ممیفیکیشن, جس سے وہ ان کو بری کرتے تھے. پہلے وہ ان کو بینڈیجز یا کلاتھ سے امبام کرتے تھے, پھر وہ ان کو پرزرو کر کے ٹومز میں رکھ دیتے تھے. کچھ کیمیکلز بھی لگاتے ہوں گے, ہے نا, شاید ان بینڈیجز کے ساتھ کہ باڈی جو ہے وہ پرزرو رہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اسی کانسیپٹ کے اوپر وہ جو ممی فلم آئی تھی, ہے نا, کہ ممیز جو ہے وہ ری ایکشن میں آ جاتی ہیں اور وہ واپس لائف آفٹر ڈیتھ میں بلیو کرتے تھے, تبھی وہ ان کو ممیفائی کرتے تھے. ایگزیکٹلی. اچھا جی, اور کوئی ہمارے پاس 1-2 سلائڈز میرے خیال رہ گئی ہیں. پیرامڈز آف ایجپٹ. اب پیرامڈز ان کو بری کرنے کے لیے یوز کیے جاتے تھے. اب بری کرنے کے سوائے بھی ان کے اور یوزز ہوتے تھے, کیونکہ اس کے اندر اور بھی بہت سی اسپیس ہوتی تھی, تو وہ اسکولز, فیسٹیول, گیدرنگز اور بھی بہت سے کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اوکے. اب پیرامڈ اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ پیرامڈ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں بنتے کس طرح سے, کیونکہ اس وقت مشینری ہی نہیں ہوتی تھی ہیلپ کرنے کے لیے. کوئی ارتھ موونگ مشینری نہیں تھی, کوئی کرینز نہیں تھی, ہے نا, کوئی لفٹس نہیں تھی, تو یہ کیسے بنے ہوں گے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں.
اور اتنا ان کا مشکل پروسیس ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. تو کوئی ریسرچ احمد سامنے آئی ہے کہ پتہ لگ سکے کہ یہ پیرامڈ کیسے بنے؟ لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ان کو اوپر لے کے جاتے تھے, ٹیم ورک کر کے کرتے تھے, اور یہ سب سے زیادہ تر وہ سلیوز یوز کرتے تھے. ایگزیکٹلی. اچھا جی, اگلی سلائیڈ میں اب دس از اے رولر ایکناتن. اوکے. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا بہت سے گاڈیسز گاڈس کو رول کو بلیو کرتے تھے, تو ایکناتن نے کیا کیا, اس کو چینج کیا ریلیجن کو. اچھا. اس نے فرام ورشپنگ مینی گاڈز ون گاڈ کیا, ایٹن. اوکے. اور یہ اس نے اس چیز کو چینج کیا اور کہا کہ اب ایک گاڈ کی طرف آ. اوکے. چینج دا ریلیجن. اوکے اوکے, بالکل ٹھیک جی. ایکناتن کو ہم نے دیکھا, اور کلیوپیٹرا اپنی ذہانت اور بیوٹی کی وجہ سے بہت فیمس تھی. اب لوگ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کیا اس نے سوسائڈ کیا ہے یا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وار میں. اچھا اوکے, یہ نہیں پتا جی. لیکن کلیوپیٹرا کے اوپر بھی موویز بہت ساری بنی ہیں. بہت سی موویز بنی ہیں. ہی از ویری فیمس سیلیبریٹی. اس کو سیلیبریٹی بھی آگے بنا دیا گیا. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اچھا, ذہانت اور حسن, یہ دو چیزیں مشہور تھیں. اوکے اوکے. اچھا جی, اور یہ کیا ہے جی؟ اب یہ توتن خامن ہے. توتن خامن ایکناتن کا بیٹا تھا. اوکے. اور یہ اپنی رائل فیملی میں لاسٹ تھا. اوکے اوکے, بالکل ٹھیک. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رول کیا اس پوری سویلائزیشن. گریٹ. اچھا جی, کتنی سلائیڈز ہماری رہتی ہیں؟ اب یہ ہے خوفو. خوفو نے سب سے پہلے پیرامڈز بنانا شروع کیے تھے. ہی واز آلسو اے رولر. اس نے اپنا پیرامڈ بنانا شروع کیا, پیرامڈ آف غزہ, جو اب بہت فیمس اور دا لارجسٹ والا پیرامڈ ہے, اور ون آف دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ. ون آف دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہے. خوفو نے پیرامڈز بنانے شروع کیے تھے. اچھا جی, اب ہمارے پاس سیگمنٹ میں ٹائم بہت کم ہے, اس لیے ہم تیز سے سلائیڈز لائیں گے. دا کرز آف فیرو. دا کرز آف فیرو. سنا جاتا ہے لوگوں سے کہ جب بھی کوئی ان ٹیمپلز کو انٹر کرتا ہے اس کے اوپر کرس آ جاتا ہے. اچھا. کہتے ہیں اگر کوئی چور آنا چاہے, لوگ کہتے ہیں اینشنٹ ایجپٹ نے ایک قرض ڈالا تھا کہ کوئی چوری نہ کرے, لیکن لوگ ڈفرینٹ, اب ان کو کیا پتا تھا کہ اب آگے بہت سے لوگ ایکسپلور کرنے آئیں گے. تو اب یہ قرض جو لوگ ایکسپلور بھی کرنے آتے ہیں ان کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. یہ قرض ان کو النیسز یا ڈیتھ کاز کر سکتا ہے. لیکن اب لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر, کیونکہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا. آف کورس. اور یہ لیکن یہ تو اس زمانے کی وہ ایک مت ہے جو چلی آ رہی ہے, جس کو بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے میں نے دیکھا اس طرح کی چیزیں احمد وہ ٹورسٹک اٹریکشن کا بھی حصہ بن جاتی ہے. کیا آپ ٹورسٹ کو بتاتے ہیں یہاں جانے سے سنا ہے کہ قرض آ جاتا ہے, آیا کبھی کسی پہ نہیں, لیکن سنا ہے کہ آ جاتا ہے نا, تو وہ ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں واو ایسے بھی ہو جاتا ہے. گریٹ. کوئی اور آخری پوائنٹ رہ گیا, جلدی سے بتا دو. اوکے. کیونکہ اینشنٹ ایجپٹ کی پھر وہ اینڈ ہو گیا تھا سیولائزیشن, کیونکہ خوفو فرسٹ تھا, پھر توتن خامن لاسٹ تھا. توتن خامن کے وقت جو تھی نا ان کی امپائر بہت ویک ہو گئی تھی, تو جب گریکس نے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ ختم ہوگی. گریٹ. احمد تھینک یو سو مچ. زبردست تمہارا آج کا سیشن تھا. اور آپ کو پتہ ہے احمد اور MBA اور SMA اور حنانتا, یہ سب اور بہت سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں, یہ آ کے جب اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے, ہمیں نئی نئی انفارمیشن ملتی ہے. اور خوبصورت بات یہ کہ ہمارا یہ سیگمنٹ بچوں سے بھی زیادہ بڑوں میں پاپولر ہے. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گریٹ ڈے. ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک رائزنگ پاکستان میں, اور اس کے بعد واپس آئیں گے. تو ٹرینر کاشف بالکل تیار ہیں, ہی از جمپنگ اراؤنڈ فار اے نائٹ سیشن. تیار ہو جائیں, نئی کچھ ایکسرسائز آپ کو بتانے والے ہیں. ابھی ملتے ہیں.
वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मोटापे के लिए हाथ न मिलाएं, न ही गले मिलें। खांसी या नज़ले की अलामत के हामिल अफराद से कम से कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नज़ला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निमटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब वक्त है कि अपनी जरा बॉडी को टोन अप करने के टिप्स लेने के लिए तैयार हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर काशिफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या तैयारी है जी? आज हम अपने क्या करने जा रहे हैं? अपर बॉडी है, लोअर बॉडी? अपर बॉडी में आर्म्स में बाइसेप और शोल्डर को कंबाइन करेंगे। और ये बेसिकली अगर आपको याद हो कि मैंने लेवल 1 बताया था जिसमें बॉडी वेट हमने यूज किया था। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताई थी। आज हम वेट के साथ करेंगे जिसमें हमने शोल्डर्स और आर्म्स को करना है ताकि हम मजीद अगले लेवल में बढ़ने से पहले हम अपने आर्म्स को स्ट्रेंथन कर लें। तो सबसे पहले हमें एक बारबल चाहिए, जो अक्सर हम रॉड की डिस्कशन करते रहते हैं। साथ में प्लेट्स मैंने हैंग की हुई हैं। अब सबसे पहले हम शोल्डर्स की स्टार्ट करते हैं मूवमेंट। हम यहाँ पे शोल्डर के रखेंगे एज क्लोज एज पॉसिबल बारबल को, और आपने स्टैंडिंग में करना है। स्टैंडिंग में कीजिए। अगर वेट ज्यादा है, आपको लगता है कि मेरा भी हाइट बढ़ रही है, जो नौजवान अक्सर कहते हैं कि कद बढ़ रहा है, तो ओवर द शोल्डर वेट नहीं उठाना, तो आप सीटेड यानी कि बैठ के टेक लगा के यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर शोल्डर्स को वार्म अप नहीं किया तो प्लेट्स हटा के, वेट को हटा के आप 3 सेट्स करें ताकि वार्म अप हो जाए। और आपने ऑल द वे डाउन। और अगर अपनी बॉडी को कैमरे के सामने कर लेंगे ना तो बहुत जबरदस्त नजर आएगा। चलिए, ये भी आपको सही नजर आ रहा है। ऑल द वे अप, पूरा ऊपर, गर्दन थोड़ी सी आगे करें ताकि फुल एक्सटेंशन शोल्डर की हो जाए। एंड ऑल द वे डाउन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसके आपने 12 रेपिटेशंस करने हैं। नाइस एंड कंट्रोल। देखिए मेरी एल्बो ऐसे नहीं हो रही है। ऐसे अगर मैं करूंगा तो अपने शोल्डर रोटेटर का आपको डैमेज करूंगा। मैंने यूं लेके आना है एज क्लोज टू रिप केज के पास, यानी कि आपने इसके पसली के पास इसको लेके आना है। एग्जैक्टली। यहाँ पे वेट को रखा और ऑल द वे। इसके बाद हमारी सेकंड मूव है। अब आप देखिए कि मैंने इसको लूज किया हुआ था ताकि मैं प्लेट को यहाँ पे लेके आऊं, वेट को मैं यहाँ पे लेके आऊं और मैं ऐसे बैठ जाऊं। ठीक है, ताकि वो यहाँ पे लॉक हो जाए। अब यहाँ पे आपने प्रेस करना है ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। लेकिन देखिए कि आपने बॉडी को मूव नहीं करना, इंटायर बॉडी लॉक चाहिए ऑल द वे अप, पूरा फुल एक्सटेंशन। और ये बेसिकली शोल्डर्स और अपर आर्म्स के लिए है? जी बिल्कुल। आपके देखिए आर्म मूवमेंट यूज हो रही है और आपके शोल्डर यूज हो रहा है। सो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 12 रेपिटेशंस एक साइड पे और साइड चेंज करके 12 अदर साइड पे। ये हमने 3 सेट्स किए दोस्तों। थोड़ा पानी पिया साथ में, और हमने 12 रेपिटेशंस करने हैं। अब हमने बनाना है 8 का फिगर बनाना है। वेट आपने होल्ड किया ऐसे, इस पोजीशन में खड़े होंगे। स्टैंड वाइड हो जाए, शोल्डर बिट हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसमें आपकी ग्रिप प्लेसमेंट चाहिए जहां पे आपकी कंफर्ट जोन हो। 8 8 फिगर बनाना है आपने। अच्छा, वेट को होल्ड करना है। और देखिए मेरा टॉर्सो मूव नहीं हो रहा, लोअर बॉडी लॉक चाहिए सामने की तरफ। वेट उठाया, पकड़ा इसको ऐसे, एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसको आपने 15 रेपिटेशंस करने हैं।
اور آپ کی आइसोलेशन मूवमेंट है। अच्छा, वैसे इस एड का क्या काशिफ फर्क, क्या फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि आपकी बेसिकली आपने वेट को होल्ड किया हुआ है इस तरीके से, आपके बाजू सीधे हैं और आपकी बॉडी मूवमेंट ऐसे जा रही है जिसकी आपकी वेरिएशन तो आ रही है लेकिन एंगल चेंज हो रहा है, एंगल शिफ्ट हो रहा है, तो बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। टेंशन नॉन स्टॉप यहाँ पे। नेक्स्ट मूव हमारी वापस आएंगे हम अपने आर्म्स पे, वेट को ऐसे किया, बाइसेप कर्ल्स। अब आपने क्या करना है कि हम लॉन्ग हैंड ट्रेन करने जा रहे हैं, यानी कि वाइड नहीं करना आपने बिल्कुल शोल्डर के करीब करना है, आर्म स्ट्रेट, रिस्ट हाई ऊपर एंड स्क्वीज। जब आप ऊपर हैं तो सांस छोड़ें और स्क्वीज करना है ऑल द वे डाउन, पूरा नीचे। और अच्छे काशिफ तहमीना बात करते हैं कि मतलब ये नहीं कि बस झटके से ऊपर झटके से नीचे, आराम से ऊपर लेके जाना है, आराम से नीचे लेके आना है, स्क्वीज करना है। मूवमेंट में ज्यादा आपने उसको तो फोकस रखना है। अब देखिए कि मेरी जो एल्बो है पॉइंटिंग बैक नहीं कर रही, अगर मैं ये करूँगा तो बारबल ड्रैग बन जाएगा, ये अलग मूव है। आपकी एल्बो लॉक चाहिए यहाँ पे एंड देन ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, फुल एक्सटेंशन। देखिए मेरा ट्राइसेप का मसल, ऑल द वे अप। ये मूवमेंट हमने की साथियों। इसके साथ हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने पल्सेस करने हैं। पल्सेस हमने कहाँ करने हैं? यहाँ पे। अब हम दोनों को टेंशन में डाल रहे हैं। देखिए शोल्डर्स भी टेंशन में है और बाइसेप को हम ट्रेन करेंगे, लेकिन हमें इस एंगल में आना है एंड ऑल द वे अप, ऑल द वे अप। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ है, रोका हुआ है वेट को, तो आपका जो वेट है आपको कह रहा है कि आपने नीचे जाना है, लेकिन आपने नीचे नहीं जाने देना। सो शोल्डर पे टेंशन है, आपके आर्म्स में टेंशन है, यानी आप देखिए कि आके जब वापस काशिफ उसको रोक रहे हैं जी, वो बिल्कुल उसी जगह पे रुक रहा है, वहाँ पे आपका बाजू नीचे नहीं जा रहा। यही चैलेंज है कि आपने लाके उसको बराबर में रोकना है। जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 6-6 इसमें आपने ईच साइड करना है। इसके बाद हमारी लास्ट मूव है हमारा वर्कआउट। अगर वक्त है तो उसी को बताइए, मेरे पास मूव्स हैं। और जी लास्ट मूव हमें करनी होगी, लास्ट मूव करनी होगी। इसमें देखिए कि आपकी शोल्डर विड्थ चाहिए और हम रिवर्स एंटायर रीजन, ये जो आपकी बाजू की खूबसूरती नजर आती है बेसिकली आर्म्स की, दिस रीजन को हम ट्रेन करेंगे। सो आपने ऐसे ग्रिप की, पहले हमारी ओवर हैंड की, अब हमारी अंडर हैंड है, एल्बो लॉक चाहिए, ऑल द वे अप, रिवर्स कर्ल्स, ठीक है, फुल एक्सटेंशन। आपकी कलाई से लेके आपकी फोर आर्म्स तक, ऊपर बाइसेप तक एंटायर रीजन ट्रेन हो रहा है इसमें आपका। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, साथ साथ सांस जरूर लेनी है और पानी भी साथ साथ पीते रहना है, झटके नहीं देना है, कंट्रोल करना है। हमारे पास एक एक्सरसाइज का और टाइम और वक्त है हमारे पास एक एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास क्या करना है, हमने डंबल को यूं पकड़ा, वापस हम वापस आएंगे शोल्डर पे, ट्रापेजियस मसल, तो हम फोकस करेंगे कोपन जिसको हम कहते हैं अक्सर। वेट आपने यूं होल्ड किया, ऑल द वे डाउन, अब आप देखिए कि ब्लड जो था फ्लो हमारे आर्म्स में है अभी तक, तो हम ऊपर ही अपने मसल को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी आर्म्स इंगेज हैं, हमारा शोल्डर और ट्रापेजियस मसल अब यूज हो रहा है। अगर आप इस तरीके से देखें मेरा एंगल, तो मेरी बैक में आर्च है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, लेकिन आर्म्स लॉक चाहिए, बिल्कुल सीधी, बेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वर्ड। ग्रेट काशिफ, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा टेक्निकल और हैवी ड्यूटी वर्कआउट था हमारे उन साथियों के लिए जो अक्सर हमसे गिरा करते रहते हैं कि नहीं बिल्कुल बेसिक ना बताया करें, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल 2 नेक्स्ट लेवल, तो इसलिए हमने लेवल 2 आपको बताया है। हैव अ ग्रेट डे काशिफ। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुड न्यूज में मेरे साथ होंगी रिबेका। देखें दुनिया भर से पाकिस्तान से क्या अच्छी खबरें आपको फील गुड कराने के लिए वो लेकर आ रही हैं राइजिंग पाकिस्तान में। फिर किसी ने कुछ कहा है? अरे कोई कह के तो देखे, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। 2 बहनें हैं जिसमें एक नर्स है और दूसरी अल्लाह जाने क्या है। अरे माँ का नाम भी ना लेना, नजर उठा के बिना देखा उसकी माँ आंखें निकाल लेगी तुम्हारी। मुबारक तुझे,
सलेमान रईस की गाड़ी पर झंडा चढ़ गया। क्या मतलब? अपन से बोलो। पढ़ाएं हम, जान हम खपाएं और लाखों रुपए का मुनाफा खुद लेके चली जाए। रईस का कहना है कि तेरे पीछे तेरी 2 जवान बेटे। मुझो खसी आयो खैर जमालो। स्पेशल मुलाकात आई है। मुलाकात मेरी तो सिर्फ मेरी मौत से हुई। आप ही जिस तरह तुम उस दोज़ख से निकली हो, ऐसे ही मैं भी निकलना चाहती हूँ। मुझको मेरी बहन ला दो ताकि मैं उसके साथ मिलकर रो तो लूं। लद्दाख की वादी गलवान में चीनी फौज से झड़प में 20 भारतीय फौजी मारे गए। झड़प के बाद भारतीय फौज पसपा हो गई। साढ़े 5 बजे अतनस गई फायर। तमाम बच्चे वन मोन बच्चे वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब वक्त है आपके गुडी गुडी वाले सेगमेंट का, जिसका नाम है गुड न्यूज विद रेबेका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, कितनी खबरें आज? 4 गुड न्यूज। 4 गुड न्यूज हैं, अच्छी सी जबरदस्त। मुझे वो प्रोड्यूसर ने बताया कि कोई पहली खबर में कोई खाने पीने का जिक्र भी है। और आपको पता है, मैं तो फौरन मुतवज्जे हो जाता हूँ जब खाने पीने का जिक्र हो रहा है। कौन सी खाने की चीज है? मतलब अब खाना आज लंच वही होगा। आज लंच चले वही होगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की जानिब। केले तो हम सब बहुत शौक से खाते हैं, मगर इसके छिलके भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस के हामिल हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल माना जाता है। लेकिन इसके छिलके हेल्दी होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करने में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। आपके हाथ पांव पर कोई कीड़ा अगर काट जाए तो केले के छिलके इसकी इचिंग को खत्म करते हैं। अरे वाह। केले के छिलके में फाइबर मौजूद होता है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप केले के छिलके का अंदरूनी हिस्सा दांतों पर रब करते हैं तो आपके दांतों का पीलापन भी दूर हो सकता है। अच्छा, देखिए केले का छिलका हम तो समझते हैं कि बिल्कुल ही फालतू चीज है, इसको तो फेंके ना साइड पे, तो काम का ही नहीं है। तो आपने कितनी चीजें बताई कि उस एक आप देखिए ना, नेचर ने एक अपनी एक हमारे लिए जो नेमत है उनमें हर नेमत के अंदर मल्टीपल फवायद छुपा के रखे हैं, जो कि साइंसदान आहिस्ता 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 रिसर्चर्स डिस्कवर कर रहे हैं। और वैसे मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है जो दांत के पीलेपन के लिए बहुत से वेंडर्स जो हैं। यस, हियर वी गो विद सेकंड गुड न्यूज। स्पेन का एक गांव सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड नर्सिंग होम में तब्दील हो रहा है। अच्छा। इस गांव में एक मुनफरिद इनिशिएटिव पर काम हो रहा है जहां सीनियर सिटीजन्स सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। स्पेन में ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्पेन में पिछले 8 साल से स्टे विद अस के नाम से एक इनिशिएटिव पर काम हो रहा है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को इनकी जरूरियात के मुताबिक फैसिलिटीज फराहम की जाती हैं। इस जगह पर रास्ते खास तरीके से बनाए गए हैं जहां फिसलन नहीं होती। यहाँ डे केयर भी मौजूद है जहां इन अफराद को खाने और वर्जिश की फैसिलिटीज फराहम की जाती हैं।
वेरी नाइस। और आप ये देखें कि वो गांव, मैं तो सोच रहा हूँ कि वहाँ विजिट करना कितना मजा आएगा, फैसिनेटिंग सा होगा जब ना। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे तो आप रात चलते लोगों से बातें करेंगे तो कितनी पूरी हिस्ट्री होगी, कितना एक्सपीरियंस इज वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स। और आपको इस चीज की भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो चीज बनी हुई है वो उनके फायदे के लिए, कि उनको किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे या उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ा। एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग न्यूज। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? जी बिल्कुल, 41 साला टोनी का ताल्लुक यूके से है। वैसे तो ये आंखों की रोशनी और कुव्वते समाज से महरूम है, मगर इन्हें दुनिया घूमने का बेहद शौक है। टोनी अब तक 130 ममालिक घूम चुके हैं। वो अंटार्कटिका समेत तमाम तक कॉन्टिनेंट्स घूम चुके हैं। टोनी पिछले 20 साल से सफर कर रहे हैं। इनकी वालदा टिकट्स को बुक करवाने में इनकी मदद करती हैं। 2008 में इनकी किडनी जो है वो फेल हो चुकी थी, जिसको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा, मगर टोनी ने बीमारी के बावजूद अपना सफर जारी रखा। वो ज्यादातर सफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर करते हैं और मुख्तलिफ जगह पर विजिट करने से इन्होंने वहाँ का लोकल म्यूजिक भी सीखा है। अरे वेरी नाइस। मेरा ख्याल है टोनी को हमें पाकिस्तान इनवाइट करना चाहिए, है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करेंगे वो, और वो बड़ा एंजॉय करेंगे। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा आप जो कह रही हैं लोकल म्यूजिक, सो लोकल कल्चर, तो मतलब आई थिंक ही विल बी रियली हैप्पी टू बी इन पाकिस्तान। लेकिन आप देखिए, इस खबर में जो अच्छी बात है वो ये कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और बीमारी के बावजूद उन्होंने कंटिन्यू रखा। एग्जैक्टली कि अब तो नहीं जी, मैं बस एक घर के बाउंड होकर रह जाऊं, मेरी तो बस यही दुनिया है कि बस मैंने इधर से कुछ लोग हैं जिनसे मिलना है, क्योंकि मैं ये कर नहीं सकता या मैं ये कर नहीं सकती। ये दो जुमले जो हैं अगर हम अपनी जिंदगी से निकाल दें साथियों, तो यकीन कीजिए जीत आपकी है, सक्सेस आपकी है, टोनी की तरह। Yes. Here we go with fourth good news. पार्किंसन नर्वस सिस्टम बीमारी का बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने इलाज दरियाफ्त कर लिया है। अरे वाह। ये तहकीक एक बैनुल-अक़वामी नेचर बायोटेक्नोलॉजी में पब्लिश हुई है। इस तहकीक में साबित किया गया है कि ब्रेन सेल्स थेरेपी के जरिए दिमाग की इफेक्टेड सेल्स को रिप्लेस करके नए सेल्स को इम्प्लांट किया जा सकता है। इस वक्त ये तहकीक अपने इब्तदाई मराहिल में मौजूद है, लेकिन साइंसदान इस तहकीक से बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध चुके हैं। और पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है कि जो दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में मौजूद है, और ये एजिंग के साथ बढ़ती भी जाती है। और अगर ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, मैं ऐसे कहूँगा कि अगर ये वाकई तीर निशाने पे जा बैठा है, तो आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में पार्किंसन के मरीजों के लिए बहुत जबरदस्त खबर है। और इस रिसर्च को तौसीक ये भी कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकती है पार्किंसन के मरीजों के लिए। Exactly. Rebecca, thank you very much. Thank you, Tawfiq. Always a great pleasure to have you on the set. अच्छे से हमारा तुम टाइम सुबह में देखें चाहे शाम में देखें, मोटिवेट हो जाता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में के बाद जब राइजिंग पाकिस्तान में वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी नताशा हुनारा एजाज, दी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन, जो हमारे लिए सेगमेंट सजा के लाती है। आज कुछ प्लानिंग हुई है, कुछ कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ हो रही है, मुझे किसी क्विज में मुब्तला और बांधा जा रहा है। नताशा और हमारे प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया कि आज तौसीक का इम्तहान होगा म्यूजिक के हवाले से। लेट्स सी उस इम्तहान में मैं कामयाब होता हूँ या नहीं, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तनहा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के, पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की क़बा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में
सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहा हो। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो। कौम को न रोने दो, तुम हमारे हीरो हो। आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो। फिर किसी ने कुछ कहा है? अरे कोई कह के तो देखे, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। दो बहनें हैं जिसमें एक नर्स है और दूसरी अल्लाह जाने क्या है। अरे माँ का नाम भी ना लेना, नजर उठा के भी ना देखा, उसकी माँ आंखें निकाल लेगी तुम्हारी। मुबारक तुझे, सलेमान रईस की गाड़ी पर झंडा चढ़ गया। क्या मतलब? बोलो। पढ़ाए हम, जान हम खपाए और लाखों रुपए का मुनाफा खुद लेके चली जाए। रईस का कहना है कि तेरे पीछे तेरी दो जवान बेटी। मुझो खसी आयो खैर जमालो। स्पेशल मुलाकात आई है। मुलाकात मेरी तो सिर्फ मेरी मौत से हुई। अभी जिस तरह तुम उस दोज़ख से निकली हो, ऐसे ही मैं भी निकलना चाहती हूँ। मुझको मेरी बहन ला दो, ताकि मैं उसके साथ मिलकर रो तो लूं। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर होगा। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन?
منظرنامہ ہے. منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں, واقعات بدلتے ہیں. کل کے حریف آج کے ساتھی, کل ہوں ساتھی تو آج حریف. کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں, لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات, انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر. ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے, کیا بدلی آپ کی رائے؟